स्क्रीन विजिबल है? यस। ओके ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले बेसिक रिलेशन हमें पता है क्या होती है। डिस्टेंस इज इक्वल टू, जो हम सबसे बेसिक रिलेशन होती है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसी फार्मूले को हम लिख लेते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो फार्मूला है ये। तो कंसिस्टेंट यूनिट्स होनी चाहिए। हमें एक तो इसमें यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है, टाइम आवर में है, तो स्पीड की यूनिट क्या आएगी? किलोमीटर पर आवर। अगर टाइम मान लो सेकंड्स में है, स्पीड जो है वो है मीटर पर सेकंड में, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी उस क्वेश्चन में? मीटर पर सेकेंड। मीटर। सिर्फ डिस्टेंस की यूनिट कह रहे हैं ना, तो मीटर होगी सिर्फ। तो कॉमनली यही दो यूनिट यूज होती है, या तो किलोमीटर विद आवर यूज होता है या फिर मीटर विद सेकंड्स होता है। अगर मिनट और कोई अलग यूनिट है तो उसको हम चेंज कर लेते हैं, वो कोई बात नहीं। कॉमन जो दो हैं वो ये यूनिट है। तो इसका कन्वर्जन हमें एक तो ध्यान रखना है कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो उसे मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा? 5/18 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मीटर पर सेकंड है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। क्लियर? तो ये 18/5 को अगर मैं डिवाइड भी कर दूं तो देखो कितना आ जाएगा। 5 3 जा 15, 3 बचा तो 3.6 किलोमीटर पर आवर। यानी 1 मीटर पर सेकंड है तो वो किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाएगा? 3.6। अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर आवर में कितना हो जाएगा? 36। 36। तो ये अगर हमें याद है तो थोड़ा हमारा टाइम बच जाता है, हमें कन्वर्जन को फिर मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये दो हमें याद रखने हैं। किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आवर में कर रहा है तो 18/5। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है रेशो प्रोपोर्शन में, जो हमने पढ़ा था। अगर मैं पहले फार्मूले को देखूं, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम किस प्रोपोर्शन में होंगे? इनवर्स प्रोपोर्शन में या डायरेक्ट प्रोपोर्शन? इनवर्स। स्पीड एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यानी कि स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम होगा, टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। एक एक हमारा कोई क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी डिक्रीज होगी, डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा। और फिर इसमें देखो प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी जो हमने पढ़ा था, कॉन्स्टेंटेंसी वाला फार्मूला भी, कॉन्स्टेंटेंसी का फार्मूला भी यूज हो जाएगा कि डी अगर कांस्टेंट है तो स्पीड इनटू टाइम अगर हम कर रहे हैं तो याद है कि एस
स्पीड अगर हम बढ़ाएंगे मान लो 1/4 से, तो टाइम कितना रिड्यूस हो जाएगा? याद है रेशो प्रोपोर्शन में ये सब पढ़े थे हमने। अगर किसी को हम प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इफ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, तो जो दो वेरिएबल जिनकी मल्टीप्लाई हो रही, मान लो उसमें से किसी एक को हम इंक्रीज कर रहे हैं 1/4 से, तो दूसरा कितना डिक्रीज होगा? सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने यूज किया था कब, जब हमने पढ़ा था कि मान लो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ये सर जिसमें प्राइस हाँ इनटू कंजम्पशन। तो अगर प्राइस किसी के बढ़ रहे हैं 1/4 से, तो उसको कितना कंजम्पशन अपना कम करना पड़ेगा ताकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे? सर मुझे वो वाला फॉर्मूला याद है, वो जो 25/100 माइनस 25। अच्छा, ये फ्रैक्शन में था या फिर परसेंटेज में? मान लो कि 25% इंक्रीज हो रहा है, तो कितना परसेंट रिड्यूस करना पड़ेगा? 25/100 प्लस 25, 1/5, यानी 20%। तो अगर स्पीड मान लो 1/4 इंक्रीज हो रही है, ये 25% से इंक्रीज हो रही है, तो हमारा टाइम कितना कम हो जाएगा? 20%, 1/5। फ्रैक्शन में भी याद कर लो, फ्रैक्शन में ज़्यादा इजी होता है कैलकुलेट। m/n से अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमें डिक्रीज करना होता है, न्यूमरेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर में ये ऐड हो जाता है। तो 1/4 है, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/5। तो देखो वो जो प्रॉपर्टीज पड़ी थी वो इसमें हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो पहली रिलेशन क्या हो सकती है? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है देन ये रिलेशन बन जाएगी। इसी में सेकंड फार्मूले पे आते हैं। अगर इसमें क्या करते हैं हम, टाइम कांस्टेंट कर दें, तो क्या हो जाएगा? देखो d इज इक्वल टू एस इंटू टी है। अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो हम टाइम को लिख सकते हैं d अपॉन एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये अगर कांस्टेंट है तो d और s में कौन सा प्रोपोर्शन बनेगा? d और s में क्या प्रोपोर्शन बनेगा? डायरेक्ट। डायरेक्ट, डायरेक्ट। यानी कि जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे उसी रेशियो में क्या होगा? डिस्टेंस इंक्रीज होगा, अगर टाइम कांस्टेंट है। ये याद रखना कि तीन में से हम एक चीज को कांस्टेंट कर रहे हैं, तभी हम ऐसे रिलेट कर पा रहे हैं। थर्ड है हमारा स्पीड कांस्टेंट हो जाए, तो क्या होगा? देखो इस डिस्टेंस, फार्मूला यही है, एक ही फार्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका मतलब होगा s कांस्टेंट है, देन d एंड t आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी अगर स्पीड कांस्टेंट है, सेम स्पीड से हम चल रहे हैं, तो जितना ज्यादा टाइम चलेंगे उसी रेशो में उतना डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगे। क्लियर? तो ये तीन बेसिक फार्मूले हो गए हमारे। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है जिस पे क्वेश्चन आते हैं वो है एवरेज स्पीड। जब मैंने ये टॉपिक थोड़ा सा एवरेज में पढ़ाया था, मैंने कहा था आगे हम इसे कवर करेंगे, तो इस बार थोड़ा हम डिटेल में करेंगे एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? स्पीड का फॉर्मूला एवरेज स्पीड का होता है, एवरेज स्पीड, देखो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि हम ए से बी कुछ डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, मान लो डिस्टेंस इज d1, और यहाँ पर स्पीड थी हमारी s1। बी से सी गए हम, ये मान लो डिस्टेंस है d2 और स्पीड थी s2। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि ओवरऑल
एवरेज स्पीड कितनी रही फ्रॉम ए टू सी। ये इस सर इसका तरीके से फॉर्मूला अपॉन ए प्लस बी। नहीं, अभी जनरल फार्मूला लिख रहे हैं हम। तो एवरेज स्पीड का मतलब होगा, देखो हमेशा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम हमने इसे लिया ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में। दिस इज नोन एज एवरेज स्पीड। बाकी आगे शॉर्टकट है, लेकिन एक ब्रॉड अगर हम डेफिनेशन पूछें व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। जैसे इस पर्टिकुलर केस के लिए जो मैंने एग्जाम्पल बनाया था, इसमें एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो d1 प्लस d2, ऊपर तो आ जाएगा d1 प्लस d2। टोटल टाइम, टाइम कितना लगा, तो देखो ए से बी जाने में कितना टाइम लगा, S1 स्पीड है S1, टाइम, टाइम कितना लगा, d1 डिस्टेंस है और S1 स्पीड है, तो टाइम कितना हो जाएगा, तो सर टाइम D1 स्पीड by इनटू टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड ए से बी तक। D1 by S1। अपॉन हाँ, ये टाइम आ गया ए से बी जाने का, प्लस बी से सी जाने में कितना टाइम लगा, D2 by S2। अपॉन S2। तो ये एक हमारे पास एक फार्मूला बन गया। ये जनरल फार्मूला है, मतलब समझाने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एवरेज स्पीड होती तो जितने पार्ट भी ब्रेक कर रखी है जनरली, तो हर पार्ट का कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया और हर पार्ट में उसे कितना टाइम लगा, इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो वी विल गेट द टोटल टाइम। बट लेकिन इसमें दो केसेस होते हैं। देखो अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है हमें, व्हेन डिस्टेंसेस आर इक्वल, ये याद रखना कि कब फार्मूला यूज होता है कब नहीं होता। डिस्टेंसेस आर इक्वल यानी कि ए से बी तो वो गया S1 स्पीड से और बी से सी गया S2 स्पीड से, लेकिन ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल थे, मतलब हाफ डिस्टेंस वो स्पीड S1 से गया और हाफ डिस्टेंस वो स्पीड S2 से गया। तो एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 2AB इंटू 2AB अपॉन ए प्लस बी। प्लस बी। यानी मान लो मैं कह रहा हूँ कि हाफ डिस्टेंस वो 6 की स्पीड से गया और हाफ डिस्टेंस 3 की स्पीड से गया, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, कितना आ जाएगा, 6 प्लस 3 9 और ये 18, 2 इंटू 2 4, जो भी यूनिट होगी मान लो किलोमीटर पर आवर। तो याद क्या रखना, अगर डिस्टेंसेस इक्वल है तो क्या होगा फार्मूला, दिस वन। लेकिन ये तभी लगता है जब डिस्टेंस इक्वल हो। अगर अलग अलग डिस्टेंस दिए हुए तो हमें केयरफुल हो जाना है कि अच्छा मान लो ये नहीं होगा। अब मान लो 2 की जगह 3 पार्ट की जनरी थी उसकी, यहाँ पर x है, यहाँ पर y की स्पीड है, यहाँ पर z की है, लेकिन डिस्टेंस तीनों सेम है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हो जाएगा, अगर हमें कभी यूज करना पड़ जाए 3 पार्ट में, तो इट विल बी 3xyz xy प्लस yz प्लस zx। तो एवरेज स्पीड का ये फार्मूला होता है। यानी कोई भी इक्वल डिस्टेंस है, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस की वैल्यू मान लो डिस्टेंस दे रखा है 6 किलोमीटर, तो पहला 6 किलोमीटर वो 2 की स्पीड से गया, नेक्स्ट 6 किलोमीटर वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और लास्ट वाला जो पार्ट था वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। तो ओवरऑल जो उसकी जनरी थी A to D, उसमें एवरेज स्पीड कितनी हुई,
तो हम सीधे फार्मूला यूज कर सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तीनों जो स्पीड्स हैं उनकी मल्टीप्लाई इंटू 3 अपॉन एक एक पेयर की मल्टीप्लाई, यानी 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 4 ज़ा 12 प्लस 4 2 ज़ा 8। तो ये आ गया 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 12 और 8 20 और 6 26। ये 2 से ही कटेगा, सिर्फ 3 ये हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 4 ज़ा 36 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड। क्लियर? तो अगर दो पार्ट में जब 3 होता है तो नीचे डिस्टेंस लेते हैं और जब 2 होता है तो नीचे स्पीड लेते हैं। नहीं, डिस्टेंस कहाँ लिया मैंने, एक्स वाई और वाई जेड, ये स्पीड्स हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर दी ना मैंने। 2 इंटू 3 इज 6, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3, z की 3। डिस्टेंस से तो कोई मतलब नहीं है फार्मूले में, स्पीड ही सिर्फ करती इस, है इसमें, हाँ सिर्फ स्पीड से स्पीड हो रिलेशन। जाए। हाँ, जब भी डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, तो ये थोड़ा माइंड में रखना कि जब डिस्टेंस इक्वल हो रहा है तब की बात कर रहे हैं। तो ये फार्मूला हमेशा नहीं लगता है, जब डिस्टेंस होते हैं तभी लगाते हैं। अब मान लो क्वेश्चन है एवरेज स्पीड्स पे, क्योंकि आते हैं तो थोड़ा हम कर लेते हैं। हाँ, ये मान लो कि ए कोई पर्सन है, ए ट्रेवल्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। देखो हाफ जर्नी दे रखी है एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर एंड रेस्ट हाफ एट 80 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड? तो अब हमें देख के लग रहा है कि देखो हाफ और हाफ इक्वल दो पार्ट्स में दे रखी है। गुड, तो क्या हो जाएगा, देखो सॉल्यूशन। तो एक मेथड क्या है हमारे पास, देखो इक्वल डिस्टेंसेस हैं, तो वी कैन यूज द फार्मूला डायरेक्टली। एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी 2 इंटू 120 इंटू 80 अपॉन 200। 120 प्लस 80 200 हो गया, 0 से 0 गए, 2 से 2 गए, 96 96 96, यस यस 96 किलोमीटर। तो एक मेथड देखो ये है कि हमने ऐसे निकाल लिया। एक मेथड क्या था, मान लो हमें शॉर्टकट याद नहीं आ रहा, तो हम बेसिक डेफिनेशन से जाते कि एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम क्या लिख लेते हैं, मान लो डिस्टेंस, देखो यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं, तो हम ले सकते हैं। तो मान लो हाफ का मतलब है d, और ये दूसरा हाफ भी फिर कितना हो जाएगा d। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2d। टोटल टाइम, पहले हाफ के लिए कितना टाइम लगा, उसे कितनी स्पीड से जा रहा है 120 से, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है d। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड दिस। सेकंड हाफ में कितना टाइम लगा उसे, डिस्टेंस है d और स्पीड कितनी है 80, तो टाइम विल बी d अपॉन 80। तो ये d कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 80, 1 अपॉन 80। इसे सॉल्व करेंगे, देन अगेन वी विल गेट द आंसर 96 किलोमीटर पर आवर। एक तीसरा मेथड क्या है, देखो तीसरा मेथड हम ये कर सकते हैं कि 120 और 80 इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना आएगा 120 और 80 का एलसीएम? 240। गुड,
ठीक है, तो हम d की जगह क्या मान लेते हैं 240। हम ये कह देते हैं कि ये डिस्टेंस जो था ये 240 किलोमीटर था हाफ, और दूसरा हाफ भी क्या था, ये भी 240 किलोमीटर। अब हमने इसी फार्मूले में यूज कर रहे हैं, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस बार 240 प्लस 240 अपॉन टोटल टाइम, फर्स्ट हाफ में कितना टाइम लगा उसे, डिस्टेंस इज 240 एंड टाइम एंड स्पीड इज 120, प्लस सेकंड हाफ में कितना डिस्टेंस है 240 और स्पीड कितनी 80। 80। तो ये देखो क्या आ गया 480 अपॉन 2 प्लस 3। तो 480 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 96। अगेन वी विल गेट द सेम आंसर। तो ये तीन मैंने तुम्हें इसलिए अलग अलग तरीके से बताया कि ये तीनों अप्रोचेस होती हैं जब भी ऐसे जर्नी और ये सब दे रखा रिलेट करने की, आपके ऊपर है कि आप किससे करना चाह रहे हो। ये हमारा शॉर्टकट है, बट ये तभी एप्लीकेबल है, बस ये याद रखना है जब इक्वल डिस्टेंसेस की बात हो रही। अगर डिस्टेंस अलग हो जाएंगे तो ये फिर फार्मूला काम नहीं करेगा। अगर इक्वल डिस्टेंस है तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, अगर इक्वल डिस्टेंसेस नहीं है तो फिर सबसे सही अप्रोच है ये वाली एलसीएम मेथड से। क्योंकि ये देखने से लग रहा है, देखो मिडिल में जो मैंने ब्लू से लिखा है इसमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है, डी और ये सब 1 ऐसे बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो समझ गए कंपैरिजन, हम इन तीनों में से कोई भी अप्रोच लेके क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर, आगे मूव करें फिर। यस सर। चलो आगे मूव करते हैं। और क्वेश्चन देखो इस पे बनते हैं इस तरीके से कि डिस्टेंस ऑफ द कॉलेज एंड होम ऑफ राजीव इज 80 किलोमीटर। पहले इंफॉर्मेशन क्या दिया है, कॉलेज और उसके होम के बीच का डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर। वन डे ही वॉज लेट बाई 1 आवर, यानी जिस टाइम वो निकलता था उससे 1 आवर बाद, 1 घंटे बाद निकला वो। सो ही इंक्रीज, उसने क्या करा अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी। सो ही इंक्रीज हिज स्पीड बाई 4 किलोमीटर पर आवर एंड रीच द कॉलेज एट नॉर्मल टाइम। जिस टाइम वो पहुंचता था उसी टाइम पर पहुंच गया वो। क्लियर यहाँ तक की इंफॉर्मेशन अभी तक। अब पूछ रहा है व्हाट इज द चेंज्ड स्पीड ऑफ राजीव। चेंज्ड स्पीड मतलब जो स्पीड उसने इंक्रीज, जिस स्पीड से वो इंक्रीज होके चला वो कितनी है राजीव की। ऑप्शन ए है 28 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 20। ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं, थोड़ा समझो इसे। क्वेश्चन क्लियर है क्या कह रहा है वो। डिस्टेंस हमें दिया है, एक नॉर्मल डिस्टेंस है। मान लो ये कॉलेज है, ये उसका होम है, इसके बीच का डिस्टेंस है 80। ये होम है, ये कॉलेज है। एक दिन क्या हुआ, वो कुछ टाइम उसे लगता होगा, मान लो एस की स्पीड से जाता था और टी टाइम उसे लगता था। एक दिन क्या हुआ, 1 घंटे लेट हो गया, वो 1 घंटे बाद निकला।
तो उसने अपनी स्पीड क्या कर दी, s+4 कर दी। तो अभी वो अपने नॉर्मल टाइम से पहुंच गया, यानी जो सब एक्चुअल टाइम लगा वो कितना लगा, t-1 लगा, 1 आवर कम लगा s+4 की स्पीड से। सेम डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया 80 का। तो उसकी इंक्रीज्ड स्पीड पूछ रहा है, यानी s+4 की वैल्यू पूछ रहा है, कितनी होगी। देखो एक अप्रोच क्या होती है, जैसे हम नॉर्मल पहले इक्वेशंस बना के करते थे, जब से छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं तो इस टाइप के हम क्वेश्चन करते थे कि जब नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, यानी केस 1, तो उसे कितना टाइम लग रहा है, टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना टाइम लग रहा है, डिस्टेंस इज 80, स्पीड इज s, कितना टाइम लगा 80 अपॉन s। सेकेंड केस में उसे कितना टाइम लगा, जब वो s+4 की स्पीड से चला, तो डिस्टेंस इज सेम 80 अपॉन s-4, सॉरी प्लस करूँ या माइनस? s+4। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इस टाइम और इस टाइम का डिफरेंस कितना है हमें दे रखा है क्वेश्चन में, 1 आवर। 1 आवर। क्योंकि 1 घंटे तो लेट हुआ था और उसने कवर कर लिया फिर, यानी जो दोनों टाइम्स हैं उनके बीच का डिफरेंस है 1। तो एक अप्रोच तो ये है कि आपने एक ये रिलेशन बनाई, अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसे सॉल्व करोगे तो आप क्या हो जाएगा, 80 इंटू s+4 माइनस 80s अपॉन s इंटू s+4 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 80s प्लस 320 माइनस 80s इज इक्वल टू s² प्लस 4s, ये कैंसिल हो गया, s² प्लस 4s माइनस 320 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आ गई, इसको फैक्टराइज करो, आंसर आ जाएगा। एक अप्रोच तो ये है, लेकिन इस अप्रोच से हमें नहीं करना। हम क्या करेंगे, यहीं पर रुक जाएंगे, इक्वेशन बनने के बाद हम देखेंगे ऑप्शन सीधे। ऑप्शन ए का मतलब है s+4 इज इक्वल टू 28। तो s की वैल्यू कितनी हो गई, 24। तो ये इसमें रख के देखो, क्या ये डिफरेंस 1 आएगा, नहीं से लग रहा है कि नहीं आएगा, क्योंकि 80/28 क्या होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा कुछ, तो ये तो लग नहीं रहा। भैया आइए ना, 80/24 माइनस 80/28, तो ये फ्रैक्शन में आ रहे हैं, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। ऑप्शन ऐसी बी सी भी रिजेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी पर आते हैं हम। देखो s+4 की वैल्यू है 20, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। अब इसमें रख के देखो, 80/16 माइनस 80/20, 80/16 इज 18/60 is 5 5, 80/20 is 4, दोनों का 4 डिफरेंस क्या आ रहा है, 1। तो ये रिलेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही, तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो एक तो हमने ये क्या करा, इक्वेशन से अप्रोच बना ली और हमने इससे आंसर बता दिया कि कितना होगा। तो जब भी इक्वेशन आएगी तो हमें फिर सॉल्व नहीं करना है, हमें हेल्प लेनी है ऑप्शन से, हम ये अप्रोच पे नहीं जाएंगे। क्लियर।
चलो और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेता when increases her speed from 24 किलोमीटर पर आवर टू 30 किलोमीटर पर आवर, अपनी स्पीड बढ़ा देती है, 24 से कितनी कर लेती है, 30। शी टेक्स 1 आवर लेस देन द यूजुअल टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। डिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी है, कोई एक डिस्टेंस है, अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड जो 24 है उससे जो टाइम लगता है, अगर स्पीड कर दे 30 तो उसे 1 घंटा कम लगता है यूजुअल टाइम से। वैल्यू ऑफ डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस कवर्ड यानी वो कितना डिस्टेंस कवर करती है नॉर्मली। ऑप्शन ए इज 160, ऑप्शन बी इज 240, ऑप्शन सी इज 120 एंड ऑप्शन डी इज 90। थोड़ा खुद से करके देखो, इक्वेशन अगर इक्वेशन समझ में आ रही इक्वेशन बना के देखो, डायरेक्ट शॉर्टकट के चक्कर में मत रहो, पहले इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, अगर शॉर्टकट समझ में आ रहा है तो वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। So 120. मैं देख लेता हूँ, ऑप्शन सी 120, यस 120 इज द करेक्ट आंसर। किस अप्रोच से किया तुमने? सर वो मेथड से, मतलब इक्वेशन बनाकर। इक्वेशन बना के, किसी भी अप्रोच से करो, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन देखो बनाएंगे तो हम क्या लिखते हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ कि श्वेता व्हेन इंक्रीज, एक देखो तरीका करने का क्या था कि पहले स्पीड कितनी थी 24, डिस्टेंस को मान लिया होगा d, मान लो d है, तो पहले कितना टाइम लग रहा था उसे, d अपॉन 24। जब स्पीड बढ़ा दी तो अब टाइम कम हो गया होगा, तो d माइनस डी अपॉन 30 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1। कितना टाइम कम लगा, 1 आवर लेस। तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसे सॉल्व कर लो आप, कितना हो जाएगा, या तो सॉल्व कर लो या फिर आप ऑप्शन रखना चाहो तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे। 160 रख के देखते तो देखो 160 बाई 30 डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होता। 240 हो सकता था, ये हो जाता 10 ऑप्शन बी में, और ये हो जाता 8, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा था 2, तो ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी 120 रखा, 24 5 जा और 34 जा, डिफ 1 ये आ रहा, सेटिस्फाई कर रहा है दिस इज। तो इक्वेशन बना के इक्वेशन सॉल्व भी कर सकते हैं, या क्योंकि ये क्वाड्रेटिक वगैरह नहीं थी, सिंपल इक्वेशन थी, या फिर ऑप्शन रख के भी कर सकते थे। एक अप्रोच तो ये हो गई हमारी, अप्रोच 1। अप्रोच 2 क्या हो सकती है इसमें, कि हम डायरेक्ट देखो डी से ही ऑप्शन रख लेते कि हम डिस्टेंस ले लेते 160, तो पहले स्पीड थी 160 बाई 24, बाद में है 160 बाई 30, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के चेक करते रहते, जिस ऑप्शन से भी 1 आता दैट विल बी अवर करेक्ट आंसर। लेकिन देखो एक अप्रोच है जो अब हमें लगानी होगी, वो है जो अभी शुरू में हम डिस्कस कर रहे थे, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंटेंसी, कि अगर
प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, ये कांस्टेंट है टर्म। यहाँ पर देखो डी तो सेम रहा ना, चाहे स्पीड बढ़ी या स्पीड कम हुई, डिस्टेंस सेम रहा। तो देखो स्पीड कितनी बढ़ी, 24 से कितनी हो गई 30, पहले 24 थी, बाद में कितनी हो गई 30, तो कितनी स्पीड इंक्रीज की 6 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड इंक्रीज हुई 6। भाई यहां तक क्लियर है, कितनी स्पीड इंक्रीज हुई 6। फ्रैक्शन की फॉर्म में कितनी हो गई, पहले 24 थी, स्पीड कितनी इंक्रीज हुई 6, यानी हम क्या लिख सकते हैं 1/4, यानी स्पीड कितने से इंक्रीज हो रही है 1/4 से। तो टाइम कितना रिड्यूस होगा, जो रेशो प्रोपोर्शन वगैरह सब में किया है हमने, 1/5। 1/5। गुड। m अपॉन n है तो 1/4 प्लस 1, 1/4 है तो 1/5, 1/5 से टाइम रिड्यूस होगा। तो यहाँ कितना रिड्यूस हो रहा है टाइम, 1 आवर। है ना। तो देखो 1/5 टाइम रिड्यूस हो रहा है, वो इक्वल टू कितना है 1 आवर। तो टोटल टाइम उसे कितना लगता था पहले, यानी भाई 1/5 की वैल्यू है 1 आवर। भाई ये जो हमारी क्वेश्चन है इसने वैल्यू दे दी कि 1/5 टाइम रिड्यूस हुआ, यानी 1 आवर रिड्यूस हुआ। तो टोटल टाइम पहले कितना होगा, यानी 5 आवर। और स्पीड कितनी थी शुरू में 24 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस कितना हो गया 24 इंटू 5, 120। क्लियर ये चीज। तो एक अप्रोच हमारे पास ये भी है करने की, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी से। जैसे एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इसी अप्रोच से करके बताओ, क्योंकि सबसे जल्दी आंसर इसी से आता है। मान लो अजय goes to school at 20 kilometer per hour and reaches school 4 minutes late। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है कि अगर 20 की स्पीड से जाता है तो 4 मिनट लेट पहुंचता है। when he goes at 25 किलोमीटर पर आवर, तो he reaches school 2 minutes earlier। सिंपल। तो पूछ रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम होम, उसके घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है। ऑप्शन ए इज 10 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15 किलोमीटर, ऑप्शन सी 20 किलोमीटर, ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। ओपन है किसी भी अप्रोच से करने के लिए, पहले जो समझ में आ रहा है पहले उससे करो, फिर हम इस प्रोडक्ट कॉन्स्टेंटेंसी से करेंगे।
बताओ आंसर पहले अपना, जो भी समझ में आ रहा है, जो भी मेथड आ रहा है, कोई पहले उसका आंसर निकाल के बताओ। क्या हुआ, जैसे पिछले अप्रोच से किया था वैसे भी हो जाएगा, सोचो देखो। बस टाइम इस बार क्या है, तुम्हें थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि डिस्टेंस छोटी वैल्यूज है तो टाइम आवर की जगह वो मिनट्स में रिड्यूस हो जाएगा। चलो वैसे ही करते हैं जैसे पिछली अप्रोच हम करते आए, हम अप्रोच चेंज नहीं कर रहे। अजय गोज टू स्कूल एट 20 किलोमीटर पर आवर, रीचेज स्कूल 4 मिनट्स लेट। तो हम बेटर है ऑप्शन ही लेके कर लेते हैं। हमने डिस्टेंस मान लेते हैं 10 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा जब 20 की स्पीड से जाएगा? तो ये कितना टाइम हो जाएगा? टाइम 1, डिस्टेंस है 10 और स्पीड है 20, तो 1/2 आवर यानी कि 30 मिनट्स। T2 क्या है? व्हेन ही गोज एट 25 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम हो गया 10/25। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 10 किलोमीटर। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अब कितना हो गया देखो, 2/5 आवर। 2/5 आवर का मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना टाइम हो गया देखो, 24 मिनट्स। अब ये देखो तुम्हें क्या दिया था कि जब 20 की स्पीड से जा रहा है तो 4 मिनट लेट हो रहा था, यानी उसे एक्चुअल में कितनी देर में पहुंच जाना चाहिए था? 26 मिनट्स में। लेकिन वो 4 मिनट लेट हो रहा है ना, तो तभी तो 30 पे जा रहा है। और जब 25 से चला तो 2 मिनट पहले, तो देखो 26 माइनस 2, यस 24 पर आ रहा है। तो हमारा ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया भाई। यानी दोनों टाइम के बीच में कितना डिफरेंस है? 6 मिनट्स का है। एक में वो 4 मिनट लेट हो रहा है और दूसरी बार में क्या रहा, 2 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो यानी टोटल कितना टाइम सेव हुआ? वो जो 4 मिनट लेट हो रहा था वो 4 मिनट सेव हुए, प्लस 2 मिनट पहले आ रहा है, यानी टोटल कितना हो गया? 6 मिनट। तो हमें देखो इसी में दिख रहा था ये 30 और 24 दोनों का डिफरेंस 6 मिनट सेव हो रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो डायरेक्ट हम ऐसे डिस्टेंस को ही ऑप्शन लेके कर सकते हैं कुछ। लेकिन इसके देखो सेकंड अप्रोच जो अभी हम ऊपर कर रहे हैं, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंटेंसी वाली, उसके हिसाब से अगर करें तो क्या आएगा? टाइम कितना कम हुआ? टाइम 2 मिनट कम, अर्लियर 2 मिनट या नहीं, पहले ज्यादा, ऐसे कर ले। एक 4 मिनट लेट। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो सेम ही है ना उसके स्कूल और घर के बीच में। स्पीड कितनी बढ़ाई जैसे 20 से कितनी हो गए? 5 25। किलोमीटर। और पहले कितनी थी? 20। यानी कितनी स्पीड इंक्रीज की उसने? 14 1/4। तो टाइम कितना 15 कम हुआ होगा? टाइम 1/4 का तो तुम समझ ही गए, इतनी बार करी कैलकुलेशन, सीधे क्या हो जाएगा? 15। 1/4। यानी टाइम कितना कम हो गया? 1/5। जो भी जो भी एक्चुअल टाइम लग रहा था उसका 1/5 कम हो गया। तो हियर क्या है?
1/5 टाइम का मतलब कितने के इक्वल है, कितने मिनट सेव हुए हमारे, 4 जो पहले लेट हो रहा था और 2 पहले जल्दी आ रहा था, यानी 6 मिनट्स। यानी जो टोटल टाइम लग रहा था उसका 1/5 कितना आ रहा है, 6 मिनट। क्योंकि हमें प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी से पता चल गया कि टाइम कितना सेव होना चाहिए, 1/5। तो 1/5 इज इक्वल टू 6 मिनट। तो टोटल टाइम कितना लग रहा होगा उसे, अगर टाइम का 1/5 6 मिनट है तो टोटल टाइम कितना होगा। भाई जितना टोटल टाइम लग रहा था उसका 1/5 कम हो गया, और वो हमें क्वेश्चन में पता चल रहा है 1/5 जो कम हुआ वो 6 मिनट के बराबर है। तो टोटल टाइम कितना होगा, किसी क्वांटिटी का 1/5 6 मिनट है तो टोटल टाइम कितना होगा। 30 मिनट्स। 30 मिनट्स है, इतना टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए। 30 मिनट्स, 30 मिनट्स का मतलब आवर में कितना हो गया, 1/2 आवर। यानी वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता था, पहले उसे टाइम लगता था 30 मिनट्स यानी 1/2 आवर, और स्पीड पहले उसकी कितनी थी, 20। पहले कितनी स्पीड से जाता था वो, 20 की स्पीड से जाता था ना। तो डिस्टेंस हो जाएगा टाइम इनटू स्पीड, यानी कि 10 किलोमीटर। दिस विल बी अवर आंसर। सर इसको इक्वेशन से भी एक बार बता दीजिए ना प्लीज। सर इसमें फॉर्मूला भी तो लगेगा, जैसे लगा सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड, फिर डिफरेंस बिटवीन अराइवल टाइम। वो तो इतने फार्मूले याद करने से अच्छा है इस अप्रोच से अगर तुम कर सकते हो ना तो ये बेस्ट है। इससे तुम्हें सीधे प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, ये तुम रेशो प्रोपोर्शन सब में पढ़ा है कि इतनी स्पीड अगर हो रही तो इतना टाइम कम होगा। ये बहुत हेल्पफुल है, अभी आगे की हम क्वेश्चन देखेंगे ना उसमें भी ये लगेगा। अगर पर्टिकुलर तुम्हें याद है कि हाँ ऐसे केसेस का एक शॉर्टकट हमें याद है तो वेल एंड गुड, किसी भी अप्रोच से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इक्वेशन बना के करना चाहे तो इक्वेशन से भी हो सकता है, आपके ऊपर है कि आपको कौन सा कंफर्टेबल है। कोई ऐसा नहीं कि इसी मेथड से करना जरूरी है, जो भी ठीक लगे वेल एंड गुड है। इक्वेशंस से अगर हम करें तो देखो, डिस्टेंस हमें नहीं पता है, डिस्टेंस तो हम मान लेंगे डी है, मान लो डी इज द डिस्टेंस। तो पहले कितने किसे गया, 20 से, तो टाइम कितना लगा उसे, t इज इक्वल टू डी अपॉन स्पीड 20। पहले ये टाइम लग रहा था, t1 कर देते हैं इसे, t2 डिस्टेंस तो सेम रहा, स्पीड कितनी हो गई 25। दिस इज इक्वेशन 2। इन दोनों टाइम में कितना डिफरेंस है, 6। लेकिन 6 से आप थोड़ा केयरफुल हो जाना कि यहाँ पर 6 मिनट्स है एक्चुअल में। तुम्हारे पास डिस्टेंस जो आंसर में दे रखा है वो किलोमीटर में है, और स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में। तो बेटर है टाइम भी तुम किस में लो, आवर्स में। तो अगर 6 लेके करोगे तो आंसर नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगी। 6/60 करोगे, 1/10 लेके करोगे तो आंसर सही आ जाएगा। यानी d/20 माइनस d/25 इज इक्वल टू 1/10। ये हमारी रिलेशन। यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना जब इक्वेशन बनाओ कि कंसिस्टेंट यूनिट हो तो ज्यादा सही रहता है।
ठीक है फोकिया, यही तुमने करा होगा तो शायद कन्वर्ट नहीं किया होगा यूनिट को। सर मैं ना दरअसल डिस्टेंस को इक्वल कर रही थी, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। डिस्टेंस अगर इक्वल करोगे, डिस्टेंस तब इक्वल होगा जब तुम स्पीड इनटू टाइम की मल्टीप्लाई इक्वल करोगे। यानी पहले था 20 स्पीड इनटू t1 इक्वल टू, बाद में स्पीड हो गई 25 इंटू t2। लेकिन इसमें क्या होगा, फिर तुम्हें इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। t1 अपॉन t2 हो जाएगा 25 अपॉन 20। अब ये इनका रेशो आ रहा है, हमें क्वेश्चन में एक्चुअल में रेशो गिवन नहीं है, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें क्या गिवन है, डिफरेंस गिवन है, टाइम का डिफरेंस गिवन है। तो ट्राई टू फॉर्म इक्वेशन जो डिफरेंस में बने। क्लियर? यस सर। ठीक है चलो। अब देखो ये फार्मूला जो हम यूज कर रहे हैं, या एवरेज का जो शॉर्टकट यूज कर रहे थे, वो हमें पता था कब होता है, जब इक्वल डिस्टेंस होता है। अब अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस की बात हो रही है और फिर एवरेज स्पीड निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो मान लो क्वेश्चन क्या है, इफ शिल्पी कवर्स हाफ ऑफ अ जनवरी, ठीक है, विद स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन से मान लो ट्रेवल कर रही है विद 120, देन half of remaining by car at 60 kilometer per hour and remaining at, हेलो, ठीक है। तो फाइंड हर एवरेज स्पीड। इसमें एवरेज स्पीड बतानी है। फाइंड हर एवरेज स्पीड। तो देखो अब क्या है, अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं, ए से लेके मान लो डी हमारा फाइनल पॉइंट है, तो हाफ, अगर ये पूरा डी है तो d/2 तो कितनी स्पीड से चले, 120। हाफ ऑफ द रिमेनिंग, हाफ ऑफ द रिमेनिंग का मतलब क्या हुआ, जो बची हुई थी उसका हाफ। यानी ये कितना हो गया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द रिमेनिंग। ये बी टू सी कितना आएगा डिस्टेंस, डी के टर्म में कितना होगा, B/2। d/2 नहीं, b और d/2 में क्या रिलेशन बनी, फिर से बताओ एक बार, क्या बोला? सर डिस्टेंस फ्रॉम B से लेके D तक का बाई डिवाइड बाई 2। बी टू सी कितना होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ, बी टू सी बताओ बस। B2C हो जाएगा 2D। 2D, 2D तो हो ही नहीं सकता, देखो पूरा टोटल डी है, तो ये 2D कैसे हो जाएगा डिस्टेंस।
ये ए से बी तक ट्रेन से चले वो। तो यहाँ ये थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ा रीड करना सही कर लो। क्वेश्चन तुम्हें आता होगा, कॉन्सेप्ट भी होगा, लेकिन लैंग्वेज अगर रीड नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे बनाओगे इक्वेशन। हाफ ऑफ अ जर्नी मतलब पूरा अगर डी था तो d/2, तो ये ए से बी चल गया 120, चलो हो गया। हाफ ऑफ द रिमेनिंग, पहले तो पता करो सर रिमेनिंग कितनी। सर कार डी का अपॉन d/4 हो जाएगा। डी 4 अपॉन भाई रिमेनिंग कितनी है अब? रिमेनिंग हो गई d-d/2, यानी फिर से हाफ। तो जो रिमेनिंग है हाफ, उसका भी हाफ ऑफ रिमेनिंग यानी क्वार्टर। हाफ ऑफ हाफ इज क्वार्टर। तो 1/4 पार्ट जो वो चली, वो कार से चली 60 की स्पीड से, एंड रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितना बचा? सी टू डी कितना बचा? d/4 डी अपॉन भाई हाफ एंड दिस इज क्वार्टर। अब कितना बचेगा? दिस। अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा तो देखो, टोटल डी था, यहाँ से कितना कवर कर चुकी है वो? d/2 तो ट्रेन से और d/4 कार से। तो अब कितना बचा? इसको सॉल्व करोगे, 4 LCM लोगे, ये क्या 4d माइनस 2d माइनस d/4। तो रेस्ट जो रिमेनिंग जर्नी है वो भी कितनी है? d/4, टोटल डिस्टेंस का 1/4। ये वो चली 10 की स्पीड से। तो फाइंड हर एवरेज स्पीड। तो देखो, अगर मैं डी के टर्म में अगर रिलेशन बनाऊं तो देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला होगा। इस बार अब वो फार्मूला नहीं लगेगा जो हमने अभी पढ़ा था। हमने 2 फार्मूले पढ़े थे। अगर 2 इक्वल पार्ट्स में होता है तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, 3 इक्वल पार्ट्स में होता है तो 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ये दोनों नहीं लगेंगे क्योंकि 2 डिस्टेंस तो सेम है, तीसरा अलग है। तो फिर हम इसमें एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होगा? वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? डी। टोटल डिस्टेंस तो डी है। टोटल टाइम, देखो ये ट्रेन वाला पार्ट में कितना टाइम लगा उसे? डिस्टेंस इज d/2 और स्पीड है 120। टाइम देखो हमेशा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक ही तो फार्मूला अभी तक पढ़ा है हमने, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब टाइम लिखना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो हो गया ट्रेन वाला, इतना टाइम उसे ट्रेन में लगा। कार में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस इज d/4 एंड स्पीड इज 60। और लास्ट जो साइकिल से कवर किया तो d/4 अपॉन 10। अब ये d तो कॉमन लेके चला जाएगा, लेकिन देखो ये सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड है। 1/240, ये भी 1/240, ये हो गया 1/40। तो या तो इसे सॉल्व कर लो, पहले इन दोनों को ऐड कर लो। 1/240 1/240 हो जाएगा 2/240 यानी 1/120, और ये हो गया 1/40। इसको जब ऐड करेंगे तो सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज सोचो, अगर इसमें मैं डिस्टेंस को एज्यूम कर लूं, इन तीनों का एलसीएम ले लो जरा, 120, 60 और 10, कितना एलसीएम आ रहा है? 120। 120। डी की वैल्यू मैं ले लेता हूं, सिर्फ एक चीज चेंज की मैंने, डी की वैल्यू ले लूं 120। तो देखो फार्मूला तो वही रहेगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इज 120
अपॉन टोटल टाइम। देखो टाइम निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन वाला जो टाइम है वो कितना हो जाएगा? 120 अपॉन 120। कार वाला टाइम हो जाएगा 120 अपॉन 60। और साइकिल वाला टाइम हो जाएगा, सॉरी, टोटल डिस्टेंस 120 लिया है, यहाँ चेंज होगा एक, ये हो जाएगा 60, हाफ था, ये टोटल डी 120 है, तो ये कितना हो गया? 60। ये कितना हो गया? 30। तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 120, 30 अपॉन 60 प्लस 30 अपॉन कितनी स्पीड थी? 10। मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ। देखो ट्रेन वाला टाइम हो गया 60 किलोमीटर चला, वो 120 की स्पीड से चली। कार वाला 30 किलोमीटर 60 की स्पीड से चली। और साइकिल वाला 30 किलोमीटर 10 की स्पीड से। अब ये देखो डिनोमिनेटर एकदम सॉल्व, ये क्या हो गया? 1/2। ये भी कितना हो गया? 1/2। और ये क्या आ गया? 3। तो 1/2 एंड 1/2 इज 1 प्लस 3। आंसर क्या आ गया? 30। यानी उसकी एवरेज स्पीड क्या रही टोटल में? 30 किलोमीटर पर आवर। So this will be our answer. तो इस क्वेश्चन में देखो दो चीजें हमने सीखी। एक तो ये कि अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस हो, पहली बात दिमाग में रखी, अनइक्वल डिस्टेंसेस हो तो फिर उस फार्मूले से नहीं आएगा, हम फिर यही फार्मूला यूज करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस ये डिस्टेंस हमारे पास चॉइस है, अगर मैं डी के टर्म में मानता तो ऐसी इक्वेशन बनती, सॉल्व तो ये भी हो जाती। देखो यहाँ आ गई थी, इसके बाद अगले स्टेप में सॉल्व हो जाता। लेकिन अगर एलसीएम लेके मैं मान लूँ डिस्टेंस को 120, तो देखो ये यहाँ सॉल्यूशन इनका इजी है, फास्टर हो रहा है। क्लियर है ये? नेक्स्ट पर आते हैं हम। नेक्स्ट सिंपल सा टॉपिक है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन वर्ड से समझ में आ रहा है, इन रिलेशन टू, यानी हम किसी के रिलेशन में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ये मान लो एक्स की स्पीड से और ये वाई की स्पीड से, तो हम इनकी कहते हैं रिलेटिव स्पीड। कितनी हो जाएगी? या एक्स वाई से बड़ा है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस वाई। जैसे कि कब हमें लगता है कि मान लो दो बसेस हैं या दो कार हैं, हम आगे वाली कार में बैठे हैं, पीछे वाली कार हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है, तो हमें क्या मूव होती हुई लगेगी कि वो कार अगर हमें ओवरटेक कर रही है तो बहुत हल्के मूव होती हुई दिखेगी हमें, कि ये तो बहुत स्लोली जा रही है। लेकिन अगर सेम सिचुएशन ये हो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो, ए मान लो इधर जा रहा है और बी अपोजिट आ रहा है, तो हमें वो कार बहुत फास्ट मूव होती हुई दिखती है। इस वक्त रिलेटिव एक्स प्लस वाई, यानी अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो उन दोनों का सम हो जाता है, अगर सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो माइनस हो जाता है। सिंपल, ये तो हमारी सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि हम भी मान लो बहुत तेज कार में जा रहे हैं, हमारे साथ में एक दूसरी कार सेम डायरेक्शन में जा रही है, ओवरटेक, वो भी बहुत तेज में जा रही है। अगर दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, मान लो दोनों 100 की स्पीड से जा रहे हैं, तो हमें लगेगा ये तो साथ साथ ही चल रहे हैं, इसमें कोई मोशन है ही नहीं। लेकिन अगर
हम मान लो 50 से जा रहे हैं, 50 की स्पीड से कोई दूसरी कार आती हुई दिख रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो एकदम से जब पास से जाएगी तो लगेगा अगर ये तो बहुत तेजी से गई, तो तब रिलेटिव स्पीड ज्यादा हो जाती है, दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये कहाँ पर हम यूज करते हैं? जब बोट्स एंड स्ट्रीम्स वाला क्वेश्चन आता है। बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है? दो टर्म होते हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। still water. अगर कोई बोट जा रही है या कोई मान लो मैन है वो स्विम कर रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, वो मान लो बोट की स्पीड है b और ऊपर से क्या हो रहा है, यहाँ पानी गिर रहा है, वाटर। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में हम क्या करते हैं? वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम क्या लेते हैं हमेशा? और वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम। ये भी क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में करेंगे, अभी सिर्फ हम बोट और मान लो वाटर की स्पीड की बात करना है। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है? माइनस हो जाती है स्पीड, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? दोनों ऐड हो जाते हैं। ये खैर जब क्वेश्चन करेंगे तब हम ज्यादा डिटेल में करेंगे, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। देखो रिलेटिव मोशन में हमें कैसी सिचुएशन आ सकती है कि जैसे ए है और बी है, ए और बी के बीच में डिस्टेंस है मान लो 60 किलोमीटर, ए मूव कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से और बी मूव कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर ये पूछा जाए कि टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू मीट एट अ कॉमन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे मीट करने का क्या टाइम होगा? ए इधर आएगा, मान लो इस पॉइंट पे दोनों आके मिल जाते हैं पी पॉइंट पर, तो पी पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ए और बी को? कैसे निकालेंगे? Sir, x plus y upon x minus y. एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। इससे टाइम आएगा। Same सिंपल देखो, direction. Opposite direction. Yes, sir. Plus आएगा plus. अरे सिंपल लॉजिक देखो ना, देखो ए इधर से चला 10 की स्पीड से, बी इधर से चला 20 से, जब दोनों अपोजिट जा रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 प्लस X plus 20, y. यानी इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 30 30 किलोमीटर kilometer. पर आवर। और इन्हें डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 60। 60 kilometer. तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 60 अपॉन 30। कितना टाइम लगेगा? 2 आवर्स। 2 hours. देखो हम इसको इक्वेशन बना के करते तो हम ऐसे कर सकते थे कि लेट टाइम बी टी आवर्स, तो टी आवर्स में क्या कर लेते हैं, ये मीट कर लेते हैं, किसी पॉइंट पे मीट कर देते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कितना हो जाएगा? 10 की स्पीड से जा रहा है और कितने टाइम पे मिल रहा है? टी पर।
तो कितना टाइम लगेगा 10 इंटू टी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी कितना हो जाएगा, बी किस स्पीड से जा रहा है 20 से, 20 दोनों के डिस्टेंस का सम कितना हो जाएगा 30 भाई, इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया ए ने, बी ने इधर से इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दोनों का सम मिलाते कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 60। तो 30t इज इक्वल टू 60, t इज इक्वल टू 60/30 यानी 2 आवर्स। यानी 2 आवर्स में ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 इंटू 2 इज 20 किलोमीटर, और बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 इंटू 2 इज 40 किलोमीटर। तो ए यहाँ से 20 किलोमीटर मूव करा, बी यहाँ से 40 किलोमीटर मूव करी, दोनों का सम 60, तो इस पॉइंट पी पे ये मिल गया। तो इस तरीके से इक्वेशन और ये सब बनाने से क्या है, सीधे हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं कि अच्छा इनके बीच में ये रिलेटिव स्पीड है, उससे हमें टाइम मिल जाता है। इन कंपैरिजन अगर इस तरीके से होता कि ए भी सेम स्पीड में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और बी भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इन दोनों के बीच में शुरू में 60 किलोमीटर का डिफरेंस था, ए की स्पीड ज्यादा है, ये आगे किसी पॉइंट पे जाके इस पॉइंट पे मिल जाते हैं, ए और बी दोनों सेम आ जाते हैं। ठीक है, सॉरी एक्स वाई मतलब स्पीड ले लेते हैं हम कुछ, इसको कह देते हैं इस बार ये 20 है और ये 10 है। ए की स्पीड ज्यादा होगी तभी कैच कर पाएगा, वरना तो ये कैच ही नहीं कर पाएगा ना। सर तो सेम बताओ, सेम डायरेक्शन है तो माइनस। हाँ कितने टाइम में ये मीट करेंगे, इस बार क्वेश्चन ये है। तो देखो पहले हम इक्वेशन बना के करते हैं कि लेट टी टाइम पे मीट कर लेते हैं, हमने ये मान लिया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए कितना हो जाएगा 20t। भाई ए की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 20, बी ने 10 है ना। अब ए ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस इज इक्वल टू 20t। बी ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस इज इक्वल टू 10t। तो हम क्या रिलेशन बना सकते हैं 20t माइनस माइनस 10t माइनस इज इक्वल 10 टू 6 आवर आएगा। तो 20 minus 10 is 10 is equal to 60, तो t is equal to 6 आवर्स। यानी कितने टाइम बाद ये मीट करेंगे 6 आवर्स। इसी को देखो हम रिलेटिव स्पीड से कैसे करते हैं, हम ये कहते हैं कि ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये 20 की स्पीड से जा रहा है, ये 10 की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड हो गई इनकी 10 किलोमीटर पर आवर। और इन्हें कितना डिस्टेंस ओवरटेक करना है, ये वाला ए से बी। देखो बी से पी का जो डिस्टेंस है वो ए को भी चलना है और बी को भी चलना है, तो मेन जो डिफरेंस है वो हमें ये कवर करना है। तो 10 इंटू टी इक्वल टू 60, तो टी इज इक्वल टू 60/10, 6 आ गया। तो रिलेटिव स्पीड से देखो एकदम आंसर आ गया, दोनों का रिलेटिव स्पीड निकाली और कितना डिस्टेंस जो ओवरटेक करना है सिर्फ वो हमें निकालना है, तो दैट विल बी द आंसर।
तो याद रहेगा, अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है। अब देखो इनकी एप्लीकेशंस है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए थे। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होती हैं। ट्रेन्स का क्वेश्चन आता है, ट्रेन की स्पीड दे रखी है कि टू क्रॉस अ पोल या क्रॉस अ मैन या क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। फिर बोट्स एंड स्ट्रीम वाले होते हैं कि अप स्ट्रीम गए डाउन स्ट्रीम गए तो क्या स्पीड थी, क्या टाइम था, उसके बीच में रिलेशन होती है। थर्ड होता है इसमें रेसेस। रेसेस किसमें होती है? सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर वाले स्पेशली ज्यादा आते हैं, दोनों हो सकती हैं, लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकती है। और फोर्थ इसकी एक एप्लीकेशन होती है क्लॉक्स में भी यूज, कि मिनट हैंड आवर हैंड आपस में क्या रिलेशन बना रहे हैं। तो इस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज कर लेते हैं ट्रेन और बोट्स वाले कर लेते हैं, कल फिर इसके रेसेस और क्लॉक वगैरह के क्वेश्चन, या फिर आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, लगता है ट्रेन का ही क्वेश्चन हो पाएगा। ट्रेन का ही कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, ट्रेन भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें पूछ लेता है। तो पहले तो वही रिलेटिव मोशन वाला याद रखना है कि अगर दो ट्रेन्स, टू ट्रेन्स है मान लो ए एंड बी, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये मान लो x की स्पीड से मूव कर रही है, ये y की से, तो सेम डायरेक्शन में होगा तो हम क्या कर देंगे, इन्हें माइनस, इनकी स्पीड को माइनस कर देंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो x + y, तो हम उसे प्लस कर देंगे। ये तो रिलेटिव मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने पढ़ा। अब इस पे देखो, जो याद रखने वाली चीजें हैं उसमें क्या क्या चीज आती है कि अगर दे रखा है हमें डिस्टेंस टू बी कवर्ड, अगर कहीं रिलेशन दे रखी है कि डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय ट्रेन क्रॉसिंग अ, सिंपल क्या दे रखा है, क्रॉसिंग, कोई मैन खड़ा हुआ है उसका दे रखा है, कोई पोल खड़ा है उसका दे रखा है, कोई ट्री है, इस टाइप की चीजें दे रखी है। तो कौन सा डिस्टेंस लेंगे हम? देखो मैन का तो कोई अपना डिस्टेंस होगा नहीं, पोल का, ट्री का कोई डिस्टेंस नहीं होगा, यानी डिस्टेंस कौन सा लेना होगा हमें? ट्रेन की। गुड, लेंथ ऑफ द ट्रेन। हम इस सिचुएशन में डिस्टेंस में क्या लेंगे? लेंथ ऑफ द ट्रेन, सिर्फ लेंथ ऑफ द ट्रेन। अगर डिस्टेंस कवर करना है, क्रॉसिंग अ ब्रिज, कोई ब्रिज क्रॉस कर रही है ट्रेन, कोई प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है ना, ब्रिज प्लेटफॉर्म कर रही है, तो हमें डिस्टेंस क्या लेना होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज प्लेटफॉर्म, जो भी दे रखा है क्वेश्चन में उसको लेना होगा। अगर मैन या पोल है तो सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन ही हमारा आंसर होगी। अगर ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर वाली सिचुएशन है तो क्या डिस्टेंस लेंगे हम? लेंथ ऑफ द टू ट्रेन। दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ दे रखी है और एक दूसरे को क्रॉस करके जा रही है, तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा?
लेंथ ऑफ द ट्रेन क्रॉस ईच अदर या फिर दोनों मूविंग इन सेम डायरेक्शन। दोनों केसेस में चेंज क्या होगा इन दोनों केसेस में, क्रॉस ईच अदर और मूविंग इन सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या रिलेटिव होगा हमारा? हाँ गुड, डिस्टेंस तो दोनों केसेस में सेम रहेगा, स्पीड चेंज हो जाएगी। हम कौन सी स्पीड लेंगे? रिलेटिव। यानी किसमें कम टाइम लगेगा, जब क्रॉस ईच अदर हो रही है या मूविंग इन सेम डायरेक्शन हो रही? तो देखो लेंथ तो हमेशा दोनों सेम रहेंगी, स्पीड क्या हो जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन है तो टाइम हो जाएगा इस तरीके से, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ट्रेन तो टाइम हो जाएगा दोनों की लेंथ डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। किसमें कम टाइम लगेगा, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट में? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में कम टाइम लगेगा। नो सर, अपोजिट। तो ये तो अपनी जनरल ऑब्जर्वेशन है, दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती तो कब कम टाइम लगता है, जब अपोजिट होती तो लगता है फौरन निकल गई ट्रेन जल्दी जल्दी। अगर पैरेलल ट्रैक पे चल रही हो सेम डायरेक्शन में तो फिर ज्यादा टाइम। देखो डिनोमिनेटर यहाँ कम है, x माइनस वाई इज स्मॉलर, डिनोमिनेटर कम है तो t की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है तो t की वैल्यू कम होगी। अब इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं कि मान लो ट्रेन क्रॉसेस ट्री इन 10 सेकेंड्स, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखी है 150 मीटर, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी होगी ये बताओ। एक ट्री को ट्रेन क्या करती है 10 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, उस ट्रेन की लेंथ 150 मीटर है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या? 15 15 तो देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, यही डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा इसे किलोमीटर पर आवर में क्या होगा आंसर, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में आंसर आना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 18/5। 18/5, ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में, तो 53 यानी कि स्पीड हो गई 54 किलोमीटर पर आवर। चलो जी नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ट्रेन क्रॉसेज अ मैन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन इन 7.5 सेकेंड। ट्रेन क्रॉस करती है, ट्रेन क्रॉसेज अ मैन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, एक मैन है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, इन 7.5 सेकेंड्स, 7.5 सेकेंड लगते हैं। स्पीड ऑफ मैन दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड लेंथ ऑफ द ट्रेन। फाइंड लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? सर 225 मीटर।
225 मीटर, यस, गुड। तो देखो इस बार क्या है, मैन को क्रॉस कर रही है ट्रेन, तो जब भी मैन की बात है तो मैन की तो अपनी कोई लेंथ होगी नहीं, तो हमें सीधे क्या ले लेना है, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा जो ट्रेन की लेंथ है, यानी जो हमें निकालना है। तो डिस्टेंस हमें नहीं पता, टाइम हमें गिवन है 7.5 सेकेंड, और अपोजिट डायरेक्शन, कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड होगी 20 प्लस 10, यानी हम स्पीड लेंगे 30 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 30 इंटू 7.5, 225 मीटर। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन हमें मिल गई 225 मीटर। चलो नेक्स्ट है, टू ट्रेन्स कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड्स, टू ट्रेन्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, अपोजिट साइड से आ रही है, क्रॉस ईच अदर इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में क्रॉस कर लेती हैं। ट्रेन 1 की लेंथ दे रखी है हमें 125 मीटर, ट्रेन 2 की लेंथ दे रखी है 175 मीटर, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 36 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन पूछा है, कितना होगा। क्या होगा ये बताओ, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। टाइम दे रखा है, दोनों की लेंथ दे रखी है, स्पीड निकालनी है। सब पॉइंट में आएगा आंसर। यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स का ध्यान रखना। लेंथ मीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में। कंसिस्टेंट यूनिट बना लो, तो बेटर है कि स्पीड को अगर हम मीटर में कर ले, मीटर पर सेकंड में, तो ज्यादा आसान है, क्योंकि देखो टाइम टाइम सेकंड्स में है और लेंथ मीटर में है, तो इट इज बेटर कि स्पीड को हम कन्वर्ट कर लें मीटर पर सेकंड में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 इंटू 5/18। मीटर पर सेकंड इसे बना लेते हैं। मीटर, तो स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अब करो क्वेश्चन। टाइम विल बी इक्वल टू, टू ट्रेन क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, यस, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड से आ रही है, माइनस अपोजिट में प्लस, प्लस 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 हो, और ये टी की वैल्यू हो जाएगी 10, हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसका आंसर आ जाएगा, S2 की वैल्यू बतानी है।
क्या आ जाएगा बताओ? 125 प्लस 175 300 इज इक्वल टू 100 प्लस इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 200 इज इक्वल टू 10s2 s2 विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। उसी यूनिट में आएगा मीटर पर सेकेंड में। इस मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में करना चाहो, मान लो ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में दे रखे होंगे, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? पर हावर 18/5 ये हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज ट्रेन्स वाला। कल इसको कंटिन्यू करेंगे बोट्स वाला और रेसेस वाला। 2 ट्रेन्स है, उनकी लेंथ दे रखी है 300 मीटर एंड L2 दे रखा है 200 मीटर। When they run in same direction, सेम डायरेक्शन में रन कर रही हैं, तो फास्टर ट्रेन टेक 100 सेकेंड टू क्रॉस द स्लोअर वन। और जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो क्या हो रहा है? They take 20 seconds to cross each other. The speed of trains are option 1 is 10-20, option 2 is 10-15, option 3 is 20-15, option 4 is none. इस बार क्या दे रखा है कि जब सेम डायरेक्शन में मूव करती तो क्या है, और जब अपोजिट में करती तो कितना टाइम लगता है। जल्दी बताओ, तो इजी क्वेश्चन है, सिंपल। भाई एक में रिलेटिव स्पीड में प्लस हो जाएगी स्पीड, और एक में क्या होगा, माइनस हो जाएगी। आपको स्पीड बतानी है। ऑप्शन ए। चेक कर लेते हैं, चलो अभी। सेम डायरेक्शन देखो, जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंसेस क्या होंगी इन दोनों का सम, 500 अपॉन, लेट मान लो फास्टर ट्रेन को मान लो x की स्पीड से और स्लोवर को मान लेते हैं हम y की स्पीड से। ये हो जाएगा x माइनस y, दिस मच टाइम। टाइम कितना दे रखा है? 100। यानी पहली क्वेश्चन हमें दे रखी है 100 इज इक्वल टू 500 अपॉन x माइनस y। सेकंड केस क्या है, जब अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितने सेकंड लग रहे हैं? 20। तो टाइम विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, सिर्फ स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन।
इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगर इक्वेशन की सॉल्व करने की बात करें तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये कैंसिल, तो 5 हो गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये हो गई थर्ड। ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 गया, 2 से 25, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल, x इज इक्वल टू 15, और ये इसमें किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दो, मान लो इसमें रख रहे हैं, तो ये हो गया 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू आ गया 10, तो आंसर हो गया 15, 10, यानी ऑप्शन नंबर 2। लेकिन कभी भी देखो ऐसे इक्वेशन आएगी ना, तो बेटर क्या होता है कि आप पूरा सॉल्व मत करो। यह है x माइनस वाई, और ये कितना था 25 अपॉन एक्स प्लस वाई। ऑप्शन से देख लो ना, ये x और y की वैल्यूज है ना। मान लो ऑप्शन 1 देखूं मैं, तो x हमने बिगर वैल्यू ली थी तो 20, और y ली थी छोटी वैल्यू, ऑप्शन ए। इसमें रख के देखो तो दोनों का डिफरेंस हो गया 5/10, 1/2 आ रहा है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ऑप्शन बी रख के देखते हैं, देखो x की वैल्यू 15, फास्टर वाले की और स्लोअर वाले की 10, तो देखो 5/x माइनस वाई, 5/5 यानी 1, सही है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसमें रख के देखते तो देखो 25/15 प्लस 10, 1, ये भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी ऑप्शन 2 इज अवर करेक्ट आंसर। जब भी इक्वेशन बनेगी तो थोड़ा हमें ध्यान रखना है, कोशिश ये करो कि ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाए। इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम भी लगता है, कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है इक्वेशन। ठीक है, तो कल की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को, और कल हम करेंगे फिर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन एंड रेसेस, ये दो टॉपिक हम करेंगे। थोड़ा बहुत हम क्लॉक के बारे में भी कर लेंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंस इस पर रहेगी, बोर्ड स्ट्रीम और रेसेस वाले। ठीक है, फिर आज की क्लास एंड करते हैं।